आके जी, जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा एंजाइम से रिलेटेड है। हम थोड़ा सा दोबारा से पढ़ेंगे एंजाइम्स को कि एंजाइम्स क्या हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। तो एंजाइम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट कैटलाइज द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास जो क्या करते हैं कि आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को या स्पीड को हमारे पास इंक्रीज कर देते हैं, और इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि स्पीड अप करते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस को। अब हमने पढ़ा था ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड एंजाइम्स आर एसेंशियल टू लाइफ। एसेंशियल टू लाइफ इसलिए है कि हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास सेल के अंदर, और वो अगर हमारे पास एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो कभी भी हमारे पास प्रोसेस नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पास क्या है, ये एसेंशियल है। अब एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है बिगिनिंग जब भी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की, तो उसके लिए हमें एक चीज चाहिए होती है एंजाइम को, जिसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और वो सबस्ट्रेट जब भी आके आपके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, एंजाइम फिर उसको फिर कन्वर्ट कर देगा, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एंजाइम्स के, हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, हमने इसके वेरियस करेक्टर्स पढ़े थे, तो कुछ करेक्टर्स हम दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो पहली चीज थी जी कि हमारे पास जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है कि इसने क्या करना है, स्पीड अप करना है या इंक्रीज करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये और कुछ भी नहीं करेगा। मोस्ट एंजाइम एक्ट स्पेसिफिकली विद वन रिएक्टेंट, ठीक है, जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, जो जो फिर उसको कन्वर्ट किस में करता है, ये प्रोडक्ट में करता है। ज्यादातर एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर इज दैट द एंजाइम्स आर रेगुलेटेड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ लो एक्टिविटी टू द हाई एक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। एंजाइम्स को हमेशा जो है, हम एंजाइम रेगुलेशन में डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसको रेगुलेट किया जाता है, हमारे पास स्विच ऑफ से स्विच ऑन किया जाता है और स्विच ऑन से इसको स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। आज हम जो हम डिस्कस करें बेसिकली वो हमारे पास एंजाइमेटिक मैकेनिज्म पढ़े और उसमें प्रेजेंट हुए हुए डिफरेंट मॉडल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो एंजाइम जो है वो बेसिकली लोअर करता है आपके रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को। और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर के हमारे पास लैक्टोज है फॉर एग्जांपल, तो उसके को एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना होता है। और वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये वो स्टेट होती है जिसके बाद वो एनर्जेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपके पास प्रोडक्ट में, या उसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब क्या है, विदाउट एंजाइम हमें जो है जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा चाहिए होती है इस ट्रांजिशन स्टेट को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि जब एंजाइम होते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जेटिकली फेवर करते हैं इस प्रोसेस को, और वो क्या करते हैं, सिर्फ लोअर करते हैं आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं तो आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो बेसिकली जल्दी अचीव हो जाती है, और ट्रांजिशन स्टेट जल्दी अचीव होने की वजह से हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर। सो दिस इज हाउ योर एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो सिंपली उसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है, ओवरकम कर दिया उस बैरियर को, और हमारे पास कन्वर्ट कर दिया आपकी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। अब एंजाइम जब भी एक्शन करेगा वो ये होगा कि जब भी उसके साथ एक मॉलिक्यूल आएगा वो उसके साथ आके एंजाइम अपना बाइंड करेगा, और वो बाइंडिंग किस जगह पे होगी, आपके हमारे पास एंजाइमेटिक या एक्टिव साइट के ऊपर होगी। उसके बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कैटालिसिस जब होता है तो हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, जब आपके पास ट्रांजिशन स्टेट कवर हो जाती है, गुजर जाती है, तो उस टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ईपी कॉम्प्लेक्स। ईपी कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अभी हमारे पास एंजाइम ने उस प्रोडक्ट को, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट में, मगर वो प्रोडक्ट अभी रिलीज नहीं हुई है, वो अभी एंजाइम के साथ बाउंडेड है। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम इसको रिलीज कर देता है और हमारे पास प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है, और एंजाइम हमारे पास वो अगेन से अवेलेबल होता है फॉर द रीयूज ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। और हमारे पास दो तरह की यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताई गई है, एक एपो एंजाइम बताया गया, एक होलो एंजाइम की हमारे पास क्लासिफिकेशन बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी आके हमारा जो है हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दीज आर द प्रोटीन चेन्स की हमारे पास यहाँ पे बताया गया है, और को फैक्टर की यहाँ पे है, जो कि ये इस पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे देखा जा सकता है। whenever your cofactor is not bounded to your enzyme, आपका कोफैक्टर जब भी आपके पास आपके एंजाइम से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास सिंपली वो एंजाइम हमारे पास क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। तो हमारे पास क्या है, वो क्या कहलाएगा, आपके पास एपो एंजाइम कहलाएगा। और जब भी आपके पास कोफैक्टर आपके पास बाउंडेड होगा आपकी प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम कहलाएगा।
Enzymes are proteins and they have a globular shape, a complex 3D structure। और इस तरह से उनकी ग्लोबुलर शेप होती है, प्रोटीनियस है क्योंकि जब वो फोल्डिंग होती है तो हमारे पास उनकी इस तरह की 3D स्ट्रक्चर बनती है। और 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो एक पूरी कंप्लीट बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम 3D स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जिसमें आपके पास 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है और हमारे पास जेड एक्सेस होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाई गई है, दिस इज अ ह्यूमन पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम है, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व है इन द इंटेस्टाइन, और ये उसकी 3D हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बताई गई है। अब हम थोड़ा सा रिकॉल इन सारे मैकेनिज्म्स को इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो है, हमने स्टडी करना है आगे जो है हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स को और उनसे रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट फीचर्स को। तो इसलिए हमारे पास ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। तो एंजाइम स्ट्रक्चर जो हैं, वो एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस, नॉन पेप्टाइड कंपोनेंट जो होता है उसके साथ एक बाइंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। और अगर वो बाउंडेड ना हो तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपोएंजाइम बोलेंगे। और हमारे पास अगर के कोफैक्टर ऑर्गेनिक इन नेचर होता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास इट विल बी नोन एज कोएंजाइम। ठीक है, जो कि हमारे पास जब भी कंबाइन होगा आपके एपोएंजाइम के साथ तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, आपके हॉलो एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा। कोफैक्टर्स जो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, कि अगर वो लूजली बॉन्डेड हैं तो हम उसको जो है कोफैक्टर ही कहेंगे। मगर क्या है, अगर वो टाइटली बॉन्डेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो ये चीज मैंने उस दिन वाइवा में पूछी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता थी। Such proteins are called as complex or conjugated proteins। उन प्रोटीन जिनके साथ हमारे पास कोफैक्टर एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब मीन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है आपका कोफैक्टर। उन प्रोटीन्स को हम कंजुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, क्या, आपका कोफैक्टर। तो प्रोटीन्स विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टर्म्ड एज सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, एक्टिव साइट हमारे पास हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम जहां पे आपके पास पर्टिकुलरली जो है आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। द शेप एंड द केमिकल एनवायरनमेंट इनसाइड द एक्टिव साइट परमिट अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड मोर इजीली। अब जब भी आपके पास सबस्ट्रेट आपकी एक्टिव साइट के अंदर आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपके पास क्या होगा कि वो उसको केमिकली फेवर करता है कि वो जल्दी जल्दी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाए, किसी भी रिएक्शन में जाके हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए या अदर चीज में किसी में भी कन्वर्ट हो जाए। और ये इसी तरह से मैकेनिज्म अगेन से फॉलो करते हुए हमारे पास क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो फर्स्ट मॉडल जो आपके पास जो है आया एंजाइम के एक्शन का, वो हमारे पास किसने दिया जी, उसको हम कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी। थ्योरी इस वजह से कहते हैं कि हमारे पास जो है ये आज तक इसके बारे में हमारे पास जो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाओगे, हाइपोथेसिस के बाद आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद आपके रिजल्ट जब आएंगे तो आप उसकी रिजल्ट्स की बेस पे एक थ्योरी देते हो। तो आपके पास जब वो थ्योरी काफी अरसे के बाद जो है अगर रीप्रूव होती है, बाकी लोग भी उसको प्रूव करते हैं, तो वो हमारे पास फिर उसके बाद प्रिंसिपल और लॉ की फॉर्मेशन अख्तियार करती है। जबकि हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको थ्योरी कहा गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसको वेरियस मेथड से प्रूव नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ थ्योरी। अब एम एल फिशर इन 1894 उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको उन्होंने क्या कहा जी, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग उसने कहा जी कि आपका जो एंजाइम होता है वो एक लॉक का काम कर रहा होता है। किसका काम कर रहा होता है, लॉक का काम कर रहा है। और सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास एक की का काम कर रहा है। आपके लॉक के अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की आपके पास कीज आके फिट हो सकती हैं, मगर उस लॉक को ओपन जो है सिर्फ वो की करेगी जो कि स्पेसिफिक उस लॉक की होगी। तो उसने कहा इसकी बेस पे कि आपका सबस्ट्रेट हमेशा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट आके आपके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, मगर आपका एंजाइम सिर्फ उसी सबस्ट्रेट को हमारे पास कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर जो उसके अंदर कंप्लीटली फिट हो जाता है। जहां पे आपने देखा जी करेक्ट फिट जब होता है तो वो तब ही उसके साथ रिएक्शन करता है। ओनली द करेक्टेड साइज सबस्ट्रेट फिट इनटू द की और होल एक्टिव साइट ऑफ द लॉक एंजाइम, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कोई इनकरेक्ट सबस्ट्रेट आया है। अब हमारे पास क्या इनकरेक्ट सबस्ट्रेट आके बाइंड तो कर गया एक्टिव साइट में, मगर क्योंकि उसकी कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे उसका डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा कि इस साइड पे जब एक्टिव साइड में उसकी कंप्लीट इंटरेक्शन नहीं होगी तो वो उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट के अंदर। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या कहता है जी कि आपके पास सबसे पहले हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, वो एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है एट द एक्टिव साइट।
जब वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो वो हमारे पास फॉर्मेशन होती है आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। उसके बाद हमारे पास वो कन्वर्ट करता है इसको प्रोडक्ट में, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये इसको रिलीज कर देता है और एंजाइम हमारे पास रीयूज के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। मगर उसमें उसने यही बात बोली कि हमारे पास सिर्फ वो एंजाइम जो है सिर्फ वो सबस्ट्रेट हमारे पास एंजाइम के साथ आके बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है जो कि उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। अनअप्रोप्रिएट थिंग्स जो है हमारे पास आके बाइंड नहीं करेंगे और इसी वजह से हमारे पास एंजाइम स्पेसिफिसिटी का हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ था कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, कि वो हमारे पास जो है कि आप कहते हैं जी कि हमारे पास वो स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करते हैं और हमारे पास वो किसी और चीज के साथ जो हमारे पास बाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा उसके बाद हमारे पास क्या आया जी, एक और मॉडल आया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द इंड्यूस फिट थ्योरी। अब इंड्यूस फिट थ्योरी में उसने क्या कहा जी कि हमारे पास बेसिकली डेनियल कॉशलैंड हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था उसने इसको प्रेजेंट किया और उसने क्या कहा जी कि हमारे पास जो एक्टिव साइट होती है आपके एंजाइम की वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। उसने कहा कभी भी इस तरह से मोस्ट ऑफ एंजाइम के केसेस में ये नहीं होगा कि आपके पास वो स्पेसिफिक ही हो कि वो स्पेसिफिक की आए और उसके साथ बाइंड करे और वो खुद को उसको कन्वर्ट करे प्रोडक्ट में। उसने कहा सम टाइम आपके पास जो एक्टिव साइट होती है वो हमारे पास क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कि जब भी सबस्ट्रेट आपके पास उसको अप्रोच करता है और बाइंड करता है एक एंजाइम को तो वो क्या करता है, उसकी अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, उसके अंदर एक क्या करता है, स्ट्रक्चरल चेंज लाता है। दिस चेंज इज एनालॉगस टू द प्लेसिंग अ हैंड इनटू अ ग्लव, जो कि हमारे पास एंजाइम है। जैसे कि आपके पास क्या है, ग्लव है, ठीक है, एक दस्ताना है जिसमें आप अपना हाथ डालते हो, अगर आप हाथ जो है थोड़ा सा साइज में बड़ा है तो आपका ग्लव थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, और आपका हाथ अगर थोड़ा सा पतला है तो वो हमारे पास उसको जो है हमारे पास उसको फिर भी अडॉप्ट कर लेता है। तो दिस इज हाउ योर एंजाइम इज चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन अपॉन बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट। तो ये हमारे पास उसने किसने कहा था, आपके पास डेनियल कॉशलैंड ने कहा। उसके बाद उसने कहा कि सम प्रोटीन्स कैन चेंज देयर शेप, ठीक है, एंड व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस अ चेंज टू द एंजाइम कन्फर्मेशन। यहाँ पे ये चीज एक याद रखनी है आपने कि जो चेंज आएगी वो कन्फर्मेशन ऑफ द एंजाइम में आएगी, वो एंजाइम की स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, वो आपके सबस्ट्रेट में कभी भी चेंज नहीं आएगी। द एक्टिव साइट इज देन मॉड्यूलेटेड इनटू अ प्रीशियस कन्फर्मेशन। वो हमारे पास क्या रहता है, खुद को एक्टिव साइट भी मॉड्यूलेट करती है और मॉड्यूलेट करते हुए एक अनदर कन्फर्मेशन चली जाती है और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जब कंफर्मेशन चेंज होगी द केमिकल एनवायरनमेंट इज सूटेबल फॉर द रिएक्शन, तो तब जाके आपके पास केमिकल एनवायरनमेंट क्या होती है, आपके पास सूटेबल हो जाती है आपके रिएक्शन के लिए। The bond of the substrate are stretched to make the reaction easier and lower the activation energy। और वहां पे क्या होगा, आपके जो एंजाइम की प्रोटीन है के माइनर एसिड्स हैं वो उनके दरमियान क्या आ जाएगी, आपके पास बॉन्ड स्ट्रेचिंग होगी और वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो हमारे पास इजीली इंटरेक्ट कर सकें आपके एंजाइम के साथ। अब इसमें हमने पहले कंसेप्ट पढ़ लिए हैं जी कि आपके पास जो है एसिड बेस कैटालिसिस होता है, आपके पास कोवलेंट कैटालिसिस होता है, डिफरेंट तरह के हमारे पास कैटालिसिस होते हैं। वो सारे के सारे हमारे पास जो है यहाँ पे आपका एंजाइम अप्लाई करता है कि मैं किसी ना किसी तरह से हमारे पास आपके सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करूं और उसकी लोअर कर दूं एक्टिवेशन एनर्जी और उसको कन्वर्ट किस में कर दूं, आपके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूं। दिस एक्सप्लेन्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास के किस तरह से एक सबस्ट्रेट आया है, उसने एंजाइम के साथ रिएक्ट किया है और हमारे पास जो है एक एंजाइम जो है वो डिफरेंट रेंज ऑफ सबस्ट्रेट के साथ भी हमारे पास रिएक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि एक एंजाइम के डिफरेंट सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की थ्योरी फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती जी कि आपके एक ही एंजाइम के डिफरेंट सबस्ट्रेट कैसे हो गए। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके वो पास वो एंजाइम जो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहे हैं कि वो हमारे पास मोर देन वन सबस्ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं और वो सबस्ट्रेट क्योंकि डिफरेंट हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपका एंजाइम जो है वो खुद में कन्फर्मेशनल चेंजेस ला रहा है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। और यहाँ पे देखें कि नॉर्मल आपके पास जो स्ट्रक्चर है एंजाइम की वो ये थी, मगर जैसे ही आपके पास सबस्ट्रेट आके बाइंड किया है द कन्फर्मेशन ऑफ द एंजाइम वो है वो हमारे पास क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। दिस इज द फर्स्ट केस में हमारे पास हेक्सोकाइनेज विदाउट अ ग्लूकोज है और आफ्टर द ग्लूकोज अटैचमेंट आपके पास आपका हेक्सोकाइनेज उसकी कन्फर्मेशन चेंज होगी, उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आ गया। सो दैट इज व्हाई इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत अख्तियार कर गई आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स।
assuming that the substrate plays a role in determining the final shape of the enzyme and that the enzyme is partially flexible. कि पहली चीज induced fit ने क्या कहा जी कि आपके पास substrate determine करेगा जी आपके पास final shape of the enzyme, और दूसरी क्या होगी कि आपका enzyme भी flexible होता है. This explains why certain compounds can bind to an enzyme but do not react because the enzyme has been distorted too much. कि जब हमारे पास क्या होगा कि आपके एंजाइम के साथ तो रिएक्ट करती हैं कुछ चीजें, मगर जब एंजाइम आपका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा डीनेचर हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता. ठीक है, कि हमारे पास other molecules may be too small to induce the proper alignment and therefore cannot react. Only the proper substrate is capable of inducing the proper alignment of the active site. मगर ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास specific substrate ही आपके पास active site के अंदर change ला सकते हैं. ये नहीं कि हर कोई आके आपके enzyme के साथ bind करेगा और उसके अंदर conformational changes लाना शुरू कर देगा. This is another हमारे पास जो हमारे पास key evidence आया to prove the induced fit hypothesis. उसमें क्या हुआ, this is a molecular model of unbound carboxypeptidase एंजाइम, ए एंजाइम जो है हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंजाइम होता है, उसकी हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मॉडल है अनबाउंड है. यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडेड नहीं है. ठीक है, ये उसके टायरोसिन रेजिड्यूज को शो कर रहे हैं, आर्जिनिन रेजिड्यूज, आपके पास जिंक शो कर रहे हैं और ग्लूटामीन आपके रेजिड्यूज शो कर रहे हैं. जिंक यहाँ पे कोफैक्टर का काम कर रहा है. अब यहाँ पे जिंक जो है बाइंडेड होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सबस्ट्रेट के साथ आपकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरेक्शंस हो रही हैं. और बाकी आपके पास जो अमीनो एसिड यहाँ पे शो किए गए हैं, ये बेसिकली आपके कैटालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि वो किस तरह से इन्वॉल्व होंगे. आया वो हमारे पास प्रोटॉन डोनेशन कर रहे हैं, आया वो कोवलेंट इंटरेक्शंस कर रहे हैं, आया वो मेटल आयन इंटरेक्शंस के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सारी इंटरेक्शंस हमारे पास यहाँ पे यूज हो सकती हैं. जब भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास क्या है, बाउंडेड सबस्ट्रेट आ गई. ये सेंटर में आप देख सकते हैं जी ब्लू डॉट्स, जो आपकी लाइट ब्लू कलर की बॉल्स आ रही हैं. This is a representation of carboxypeptidase A with the substrate turquoise bound in the active site. ठीक है, अब क्या होगा, the active site is in induced conformation. Induced conformation में क्या होगा जी कि जब भी आपकी आके सबस्ट्रेट ने बाइंड किया है तो आपके एंजाइम के अंदर इंड्यूस हो गई है जी कि आपके पास क्या इंड्यूस हो गई है, कंफर्मेशनल चेंज इंड्यूस हो गई है. इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जब सबस्ट्रेट आगे बाइंड किया है, उसने इंटरेक्शन करने की कोशिश की है साइड के रेजिड्यूज के साथ, और उसकी वजह से जब उनके दरमियान बॉन्ड बनाए तो आप देख सकते हो ऊपर से ये हमारे पास क्या हुआ, श्रिंक इन साइज, आई मीन इनवर्ड मूवमेंट हुई है, जो कि हमारे पास किस चीज को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है जी कि आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, कंफर्मेशनल चेंज आई है. सो दैट दीज आर द टू मॉडल्स जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो ज्यादातर सपोर्ट करते हैं आपके पास इंड्यूस्ड इफेक्ट हाइपोथेसिस को, मगर कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि आपके पास हमारे पास सपोर्ट कर रहे हैं आपके लॉक एंड की मॉडल को. अब हम जाते हैं जी आपके पास डिस्कस करने के लिए कि मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं आपके कैटालिसिस को. ठीक है, सो मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट कैटालिसिस में कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी जो है हमारे पास के कौन कौन से मैकेनिज्म्स होंगे कैटालिसिस को यहाँ पे फैसिलिटेट करने के, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को, मगर थोड़ा सा हम स्पेसिफिकली इन दो टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि हम दो मॉडल्स पढ़े हैं, तो हमने देखा जी कि किस तरह से इंड्यूस हो रही है आपके पास कंफर्मेशनल चेंज, किस तरह से इंटरेक्शंस बन रही हैं. तो ये थोड़े से फैसिलिटेशन का मैकेनिज्म्स हमने थोड़े से डिस्कस करने अगेन से. द फर्स्ट वन इज द कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी से कैटालिसिस करवाना. ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, एक स्पेस है, एक्टिव साइट की बात की है. फॉर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट दे मस्ट कम विद इन द बॉन्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस ऑफ वन अनदर. हमारे पास क्या होता है, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड तब ही बन सकता है जब वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक एक दूसरे के नजदीक आ जाए. फॉर एग्जांपल आपके दो मॉलिक्यूल्स यहां तक आपके पास जो है नजदीक हैं तो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, मगर जब वो इतना स्पेसिफिकली इस डिस्टेंस से ज्यादा दूर हैं तो उनके दरमियान कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा. तो इस चीज को हमेशा याद रखना है आपने कि आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड तब ही बनेगा जब वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक एक दूसरे के नजदीक आ जाए. The higher the concentration, the more frequently they will encounter one another and greatly will be their rate of interaction. जिसको हम बोलते हैं जी इंट्रोपी, जिसकी वजह से रिडक्शन होती है. इंट्रोपी क्या था जी कि हमारे पास चेंज आने की एबिलिटी जो थी हमारे पास, ठीक है, चांसेस की बात थी, हमने कहा था. फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं एक दूसरे उधर वहां पे कंटिन्यूअस मूवमेंट में है. तो अब क्या होगा कि इनका एक दूसरे से कोलाइड करने का चांस बहुत कम है. ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों का जब कोलाइड करने का चांस बहुत कम है तो इनका चांस ये कि ये एक दूसरे के नजदीक आके बॉन्ड बनाए ये भी बहुत कम है. अब क्या होगा, मेस के अंदर जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूं, और अब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास इंटरेक्शन या इनकाउंटर करने का एक दूसरे को चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं जी रेट ऑफ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास एंट्रोपी की रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब एंट्रोपी की जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कैटालिसिस बाय प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी, और ये चीज आपके पास कौन प्रोवाइड कर रही है, आपकी एक्टिव साइट प्रोवाइड कर रही है। दूसरा आपके पास आ जाता है जी एसिड बेस कैटालिसिस। दिस कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, ये आपके पास स्पेसिफिक भी हो सकता है और ये जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मीनिंग ओनली प्रोटॉन जो है हमारे पास जो है वो दिए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं, तो ये हम स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉक्सिमिटी की अगर हम बात करें, प्रॉक्सिमिटी क्या है, जो आपके एक्टिव साइट का रीजन है सारा, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन बाउंड मॉलिक्यूल डज नॉट रिक्वायर एन इम्प्रॉबेबल कोलिजन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑलरेडी इन कांटेक्ट, इंक्रीजेस द लोकल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास क्या है, एक चीज आपने याद रखनी है कि लाजमी नहीं है कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ही जो आपके पास मौजूद हैं वो एक दूसरे के साथ जो है हमारे पास आके क्या करें जी, कोलाइड करें या इंटरेक्ट करें। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दें, तो उसकी वजह से भी आपके पास जो है प्रॉक्सिमिटी जो है इंटरेक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन, जो हमने 3D कंफर्मेशन में पढ़ा था हमने, कि आपके पास रिएक्टेंट्स आर नॉट ओनली नियर टू द अदर ऑन एंजाइम, ईच अदर ऑन एंजाइम, ठीक है, दे आर ओरिएंटेड इन ऑप्टिमल पोजीशन टू रिएक्ट। तो हमेशा क्या होगा कि आपके पास उनकी ऑप्टिमल पोजीशन भी होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी पीछे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, कि हमारे पास 6 फॉस्फेट ग्रुप पे ही क्यों आके हमारे पास जो है फॉस्फेट लग रहा है। तो हमारे पास ये जरूरी है कि जिस पॉइंट पे उसने आके इंटरेक्ट करना है, जिस पॉइंट पे हमारे पास उसने आके बाइंड करना है या रिएक्शन करना है, वो उस पोजीशन के नजदीक हो, ठीक है। सो इम्प्रोबेबली फॉर द कोलाइडिंग इन करेक्ट ओरिएंटेशन इज टेकन केयर ऑफ, ताकि हमारे पास जो कोलिजन हो उनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसके बाद हमारे पास इंटरेक्शन बनेगी, वो हमारे पास स्पेसिफिक हो, वो हमारे पास चेंज ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर जो है वो है रेट एनहांसमेंट बाय द एंट्रोपी रिडक्शन, के हम जब भी हमारे पास एंट्रोपी को डिक्रीज करेंगे, आपके पास जो है रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है जी, कि जिसमें हमारे पास दो तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल्स आपके पास इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है और रेट आपके पास हमेशा कम होता है। उस केस में आप क्या कर सकते हो जी, कि रेट की एनहांसमेंट कर सकते हो, कि जब आप क्या कर दो, आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर दो, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी और आपके पास क्या हो जाएगा, आपका रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की, तो हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें आपके पास एक ही तरह के रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ एनहांस्ड, जब भी आप उसकी एंट्रोपी रिडक्शन करोगे, एंट्रोपी रिडक्शन का मतलब ये है जी कि आपके पास जो अनअवेलेबल एनर्जी है फॉर द कंडक्शन ऑफ रिएक्शन, उसको आप जो है फुलफिल कर दोगे, कम कर दोगे उस डेफिसिट को, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बाय फैक्टर 10.5 जो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्शन ऑफ टू ग्रुप्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगी, अगेन से आपके रेट एनहांसमेंट हो जाएगी। अब फाइनली हम मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट कैटालिसिस जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सबस्ट्रेट का हमारे पास और वाटर का हमारे पास जो है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ पे, उनको हम डिस्कस करते हैं। When substrate bind to enzyme, water is usually excluded from the active site. आपने अक्सर रिएक्शंस देखे होंगे जी कि जब भी रिएक्शन होता है वाटर वहां से रिलीज हो रहा होता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास नॉर्मली हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, डीसॉल्वेशन बोलते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, व्हाट इज डीसॉल्वेशन। डीसॉल्वेशन इज whenever a substrate is binded to an enzyme, usually there is a result, this results in the exclusion of water from the active site. This causes the local dielectric constant to be lower. हमने एक चीज पढ़ी कि dielectric constant of the water जो होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो है हमारे पास नहीं हो सकती। वो हमारे पास जितना भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है हाई होने का, कि जिस भी सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, तो अगर वहां पे हमारे पास कोई भी चार्जेस की फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की बात कर रहा हूं, तो वो सबसे पहले हमारे पास रिएक्ट करेगा। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्योंकि हमारे पास ज्यादा है, तो अगर के हमारे पास सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले वाटर उसके साथ इंटरेक्ट कर देता है, तो वो हमारे पास क्या करेगा, वहां पे हिंड्रेंस काज कर सकता है। तो अब जब भी सबस्ट्रेट आता है, आपके पास जो है वाटर वहां से रिलीज हो जाता है, सो दिस एनहांसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन द एक्टिव साइट। तो उस वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन द एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट
प्रोटेक्शन ऑफ द रिएक्टिव ग्रुप्स फ्रॉम वाटर, कि आपके पास रिएक्टिव ग्रुप्स की भी वाटर से हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी, कि वाटर आपके पास जो है उस रिएक्टिव ग्रुप के साथ बाइंड करके रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सो वाटर डज नॉट रिएक्ट टू फॉर्म अनवांटेड बाय प्रोडक्ट, और आपके पास बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं आएंगी, और जो प्रोडक्ट आपकी बननी है वही प्रोडक्ट बनेगी। ऑफ कोर्स अब बात करते हैं, अगर हम if water is a substrate it has to be allowed in, अब क्या होगा कि हमारे पास सर्टेन इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास वाटर की एडिशन की जाती है, तो उस केस में वाटर क्या होगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा। उस केस में आपके पास वाटर जो है आपके एक्टिव साइट में अलाउ किया जाता है ताकि वो हमारे पास वहां पे रिएक्शन कर सके। मगर ये याद रखना है कि जब अगर वाटर की हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो यूजुअली वहां से वाटर रिलीज किया जाएगा हमेशा, नॉर्मली वहां पे वाटर आपका ऐड नहीं किया जाएगा। Involvement of the change in charged enzyme in functional groups in the stabilization, otherwise unstable intermediates in the chemical mechanism can also correctly be called electrostatic catalysis। अब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इन्वॉल्वमेंट की जाती है आपके पास चार्ज एंजाइम फंक्शनल ग्रुप्स की। चार्ज एंजाइम फंक्शनल ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पास सबस्ट्रेट आपका किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से ना हो तो हमारे पास कभी भी केमिकल मैकेनिज्म प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो सकता। दैट इज वाई कि जब भी हमारे पास चार्ज हमारे पास एंजाइम्स या फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में हमारे पास जो कैटालिसिस होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस बोल रहे होते हैं। फाइनली जो आपके पास आ जाता है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है जी, हमारे पास स्ट्रेस से निकला है बेसिकली। स्ट्रेन इज क्रिएटेड, स्ट्रेन क्या होता है, प्रेशर क्रिएट बिल्ड करना, आपके पास जो है बॉन्ड्स के ऊपर जो है फोर्स एक्सर्ट करना ताकि वो ब्रेक हो जाए एक दूसरे से। सो स्ट्रेन इज क्रिएटेड बाय बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट इन अ कन्फर्मेशन स्लाइटली अनफेवरेबल टू फॉर द बॉन्ड टू अंडरगो क्लीवेज। तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हमेशा क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ इस तरह से हमारे पास जो है बाइंड किया जाएगा कि हमारे पास के ये अनफेवरेबल हो ताकि आपके पास जो एंजाइम है उसके अपने बॉन्ड जो है उनकी क्लीवेज ना हो जाए। द स्ट्रेन स्ट्रेच, स्ट्रेच से मैंने जैसे आपको बताया स्ट्रेन को क्या कहते हैं, हम स्ट्रेच कहते हैं या डिस्टॉर्ट कहते हैं, और ये सिर्फ वहां पे आती है जो कि टारगेटेड बॉन्ड्स होते हैं जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग करनी होती है, उसमें जब होती है तो वहां पे वीकनिंग काज हो जाती है एंड इट आल्सो मेक्स इट मोर वल्नरेबल टू क्लीव। अब क्या होता है, दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज अ सेकंड प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन है। अब एंजाइम क्या करता है, अपने यूनिट्स हमारे पास यूज करते हुए इनके साथ क्या करता है, जो है इंटरेक्शन काज करने की कोशिश करता है। जब वो इसके साथ इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पे जो एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के दरमियान शेयर हुए हैं उनके दरमियान जो है अट्रैक्शन या इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जब वो वीक हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेन क्रिएशन। तो स्ट्रेन की यहाँ पे क्रिएशन होने की वजह से आपके पास क्या हो जाता है, बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेट एनहांसमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल टू द एंजाइम। स्ट्रेन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जो कि क्लासिकल कांसेप्ट है इन विच इट वाज सपोज्ड दैट बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम somehow cause the substrate to become distorted toward the transition state। कि जब भी आपके पास एंजाइम आपका बाइंड करेगा आपके किसके साथ, आपके सबस्ट्रेट के साथ, तो वो हमारे पास क्या करेगा, उसकी ट्रांजिशन स्टेट को जल्दी अचीव करने में हेल्प हो जाएगा और उसके अंदर कंफर्मेशनल चेंज भी लाएगा। इट इज अनलाइकली दैट देयर इज इनफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू एक्चुअली डिस्टॉर्ट द सबस्ट्रेट टुवर्ड द ट्रांजिशन स्टेट। और ये हमारे पास जो है हम नहीं कह सकते कि आपके सबस्ट्रेट के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नॉर्मली खुद थी कि वो उसको ट्रांजिशन स्टेट की तरफ ले जाता। It is possible that substrate and enzyme interact unfavorably and this unfavorable reaction is revealed in the transition state। ये भी हो सकता है कि आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो फेवरेबली नहीं अनफेवरेबली हमारे पास रिएक्ट करें और एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और उसको सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट की तरफ लेके चले जाएं। इट इज मोर लाइकली दैट एंजाइम इज स्ट्रेन्ड एज फॉर एग्जांपल इज इंड्यूस्ड फिट। यहाँ पे ये कहा जाता है जी कि आपके पास लाइकली ये होता है कि स्ट्रेन जो क्रिएट होती है वो कौन क्रिएट कर, इसके ऊपर क्रिएट हो रही है, आपके एंजाइम के ऊपर क्रिएट हो रही है अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब जो फाइनल चीजें हैं कि उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन आ जाती है, जो हम पढ़ चुके हैं जब हम बात कर रहे थे हमारे पास एंजाइम की, तो हमने कहा था ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है जब, तो उसकी स्टेबलाइजेशन की बात होती है। इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये क्या है, आपके पास एक मॉडर्न कंसेप्ट है। इट इज नॉट द सबस्ट्रेट दैट इज डिस्टॉर्टेड। वो कहते हैं जी कि इसमें ये लाजमी नहीं है कि आपके पास सबस्ट्रेट ही डिस्टॉर्ट हो, बट रादर द ट्रांजिशन स्टेट मेक्स बेटर कांटेक्ट विद द एंजाइम देन द सबस्ट्रेट डज। अब क्या होता है कि आपके पास जो है ट्रांजिशन स्टेट की वजह से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे पास बॉन्ड बनाता है ताकि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जल्दी अचीव हो जाए। और इंड्यूस फिट असम्पशन ये है जी कि आपके पास एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम जो है वो कभी भी कंप्लीमेंट्री नहीं होगी आपके पास
टू दैट ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट, वो कभी भी आपके पास उस कंफर्मेशन में नॉर्मली नहीं हो सकती अनटिल अनलेस वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो एंजाइम की कंफर्मेशन होगी वो नॉर्मली आपके एंजाइम की कंफर्मेशन नहीं होती, और इसी वजह से आपके एंजाइम जो है वो लोअर उनकी वैल्यू होती है के टाल और के एम, बिकॉज सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी यूज्ड टू सपोर्ट द कंफर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम के। यहाँ पे क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी उसको चाहिए होती है कंफर्मेशनल चेंज लाने के लिए आपके सबस्ट्रेट के अंदर। एंड इंड्यूस फिट जो है आपके पास कहता है जी इंक्रीज के एम विदाउट इंक्रीजिंग द के टाल, हम के टाल को बाद में पढ़ेंगे। फाइनली जो आपके पास होता है जी वो आपके पास होता है कोवलेंट कैटालिसिस, और कोवलेंट कैटालिसिस में हम पहले पढ़ चुके हैं जी कोवलेंट बॉन्ड की इंटरेक्शन करता है आपका एंजाइम, और फाइनली आपके पास इंड्यूसेस अ न्यू रिएक्शन पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, और इस वजह से आपके पास होमोजेनियस सॉल्यूशंस के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है होते हैं, और कॉमन अमंग एंजाइम्स दैट कैटालाइज ग्रुप ट्रांसफरिंग रिएक्शंस, और इनके जिन एंजाइम्स ने ग्रुप ट्रांसफरिंग करनी है वो कोवलेंट कैटालिसिस को फॉलो कर रहे होते हैं। फाइनली हम जो है एंजाइम्स के क्लिनिकल यूज हम जो है इसके बाद जो है डिस्कस करते हैं।